तो आज हम लोग जंतु ऊतक के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पादप ऊतक के बारे में अध्ययन किया था। जिन भाइयों को यदि पादप ऊतक समझ में न आए तो वो मेरे पिछले क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए आज जंतु ऊतक के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जंतु ऊतक ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला तंत्रिका ऊतक, दूसरा पेशीय ऊतक, तीसरा संयोजी ऊतक और चौथा उपकला ऊतक या इसे एपिथेलियम ऊतक भी कहते हैं। तंत्रिका ऊतक जो है ये किस लिए है? तो संवेदना समझ के लिए होती है। पेशीय ऊतक हमारे मांसपेशियां में जो भी ऊतक पाए जाते हैं उनके लिए उत्तरदायी है। संयोजी ऊतक जैसे ब्लड हो गया, हड्डी हो गया, ये संयोजी ऊतक के उदाहरण है। और उपकला ऊतक इसके बारे में हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। पहले आते हैं हम लोग तंत्रिका ऊतक के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए, तंत्रिका ऊतक क्या है? तंत्रिका ऊतक जो तंत्रिका तंत्र में पाए जाने वाले ऊतक जो संतुलन, संवेदना और समझ के लिए उत्तरदायी है। जैसे तंत्रिका तंत्र जो है वो शरीर का संतुलन बनाने के लिए, संवेदना यदि कोई व्यक्ति किसी को टच करता है तो उसे एहसास दिलाने के लिए, और समझ कोई व्यक्ति आपको टच कर रहा है तो उसका तुरंत सूचना दिमाग को देने के लिए और उसे समझने के लिए तंत्रिका ऊतक होता है। जैसे एग्जाम्पल में ब्रेन और मेरुरज्जु, ये शरीर का वो अंग है जिसमें तंत्रिका तंत्र जो तंत्रिका ऊतक है वो कार्य करता है। इनका निर्माण किससे होता है? तो न्यूरॉन से होता है। न्यूरॉन क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मतलब तंत्रिका ऊतक का सबसे छोटा इकाई कौन सा होता है? तो न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है साइटोन, एक होता है एक्सोन और एक डेंड्रोन। डेंड्रोन जो है इसके जो पंखुड़ी जैसा निकला रहता है वो डेंड्रोन है। इसके बीच का हिस्सा जो है ये साइटोन है और इसकी लंबी पूंछ जो निकली रहती है वो एक्सोन है। यहाँ पे लिखा गया है साइटोन, एक्सोन और डेंड्रोन। उसी तरह से आपका पेशीय ऊतक है। पेशीय ऊतक यानी मांसपेशियों का निर्माण किससे होता है? तो पेशीय ऊतक से होता है। हमारे शरीर में जो भी मसल्स हैं उनका निर्माण किनसे होता है? तो पेशीय ऊतक से होता है। इसमें दिया गया है कि एक्टिन और मायोसिन ऐसा प्रोटीन है जो संकुचनशीलता को उत्पन्न करती है। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मांसपेशियों में संकुचनशीलता उत्पन्न करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन है? तो कौन सी हो जाएगी? एक्टिन और मायोसिन। पेशीय ऊतक जो है वो 3 प्रकार की होती है, एक ऐच्छिक ऊतक, दूसरा अनैच्छिक ऊतक और तीसरा हृदयक ऊतक। ऐच्छिक ऊतक क्या है? तो जिसपे मनुष्य का कंट्रोल होता है, जिसपे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, मांसपेशियां हो गया, ये जो है आपका ऐच्छिक ऊतक के उदाहरण है। इसे रेखिक ऊतक भी और या कंकाल पेशी भी कहते हैं। ठीक है, कंकाल मांसपेशियां से जुड़ी हुई रहती है। दूसरा है अनैच्छिक ऊतक, जिसपे मनुष्य का कंट्रोल नहीं होता है, मनुष्य इच्छा के अनुसार इस पे कंट्रोल नहीं होता है, जैसे अमाशय, पेट की पेशी, मूत्रवाहिनी, फेफड़ा, किडनी, इन सभी पे मनुष्य का कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, इसे अरेखित पेशी भी कहते हैं। जैसे क्या होता है? जैसे हमारा फेफड़ा है, फेफड़ा निरंतर ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते रहता है। मूत्रवाहिनी है, ये निरंतर जो है मतलब हमारे शरीर में जो भी पानी है किडनी से फिल्ट्रेशन के बाद मूत्रवाहिनी में जाती है। फेफड़ा जो है, ये सब जितने भी मांसपेशियां हैं ये अनैच्छिक ऊतक के उदाहरण हैं। तीसरा है हृदयक ऊतक, यह अरेखित होती है परंतु लयबद्ध तरीके से जीवन भर कार्य करती है। मतलब इस पे ना तो हमें कंट्रोल होता है, ठीक है, और ये जीवन भर जब तक जीवन रहेगी तब तक ये अपना कार्य करते रहेगा। ठीक, उसी तरह से तीसरा है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक का क्या? संयोजन करने वाले ऊतक। मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे से मिलाने वाले ऊतक संयोजन ऊतक कहलाते हैं। जैसे ब्लड हो गया, दूसरा हड्डी हो गया, ये दोनों जो है संयोजी ऊतक के उदाहरण है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन तरल संयोजी ऊतक है, तरल का मतलब द्रव अवस्था में, तो इसका आंसर होगा ब्लड। ठीक है, अब यहाँ पे हड्डी के बारे में दिया गया है। तो हड्डी जो है, एक तो हड्डी से जुड़ा होता है और दूसरा जो है आपका हड्डी मांसपेशियों से जुड़ा होता है। हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? लिगामेंट या स्नायु। वहीं हड्डी से मांसपेशियों को जो जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? टेंडन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि हड्डी से मांसपेशियों को जोड़ने का काम कौन करता है? तो टेंडन। और हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है? तो लिगामेंट। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट आता है, कार्टिलेज क्या होता है या उपास्थि। ये बिल्कुल हड्डी की तरह मजबूत होती है,
हड्डी की तरह मजबूत होती है, लेकिन क्या होता है इसमें लचीलापन होता है। जैसे कान हो गया, श्वसन नलिया, ट्रैकिया जिसको कहते हैं, इसका आकार कैसा होता है तो सी आकार का होता है, ठीक है ऐसे। तो कार्टिलेज के बारे में आप समझ गए कि क्या है कार्टिलेज क्या है, तो ये हड्डी की तरह मजबूत होती है परंतु लचीला होता है, जैसे कान का या श्वसन नली। अब हम एपिथेलियम उत्तक या उपकला के बारे में समझते हैं। शरीर के आंतरिक अंगों के रक्षा हेतु उन्हें ढकने के लिए मिलने वाली बाह्य परत को क्या कहते हैं, एपिथेलियम उत्तक या उपकला। जैसे क्या होता है, शरीर का आंतरिक हिस्सा जो है, फेफड़ा हो गया, फिर से मूत्रवाहिनी हो गया, अमाशय हो गया, इनको ढकने के लिए जो बाहरी परत होती है वो क्या कहलाती है, एपिथेलियम उत्तक या उपकला। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। त्वचा के आंतरिक हिस्सा, मुंह, शिरा, फेफड़ा, रक्त वाहिका, आहार नाल, इन सभी को चारों ओर से कौन ढका रहता है, तो एपिथेलियम उत्तक या उपकला, ठीक है। यहाँ पे नोट में एक दिया गया है कि वसा का संचय किस उत्तक में होता है, तो एडिपोज उत्तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एक बार जरूर बन सकता है कि निम्नलिखित में से वसा का संचय किस उत्तक के द्वारा होता है, तो एडिपोज उत्तक, ठीक है। अब त्वचा की बाहरी परत है, ये जैसे त्वचा की बाहरी परत एपिथेलियम उत्तक होती है, तो इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं स्तरित या सल्की उपकला, दूसरा है स्तंभाकार उपकला और तीसरा है घनाकार उपकला। त्वचा के बाहरी परत मतलब ऊपरी परत जो होती है, वहां पे कौन सा उपकला मिलता है, तो स्तरित या सल्की उपकला। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि त्वचा के बाहरी परत पर कौन सा सल्की उपकला मिलता है, तो स्तरित सल्की उपतक, ठीक। उसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि स्तंभाकार उपकला का एग्जाम्पल क्या है, तो अमाशय हो गया, पित्ताशय हो गया और ट्रैकिया। आप इसे एटीपी के रूप में याद कर सकते हैं, ए से अमाशय, टी से ट्रैकिया और पी से पित्ताशय, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म कुछ अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे ये समझने के लिए लिखा गया है अमाशय, ट्रैकिया और पित्ताशय। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। उसी तरह से घनाकार उपकला जो है यांत्रिक सहायता के लिए उत्तरदायी होता है, और इसका एग्जाम्पल कौन सा है, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, श्वसन नलिका हो गया और अंडाशय के चारों तरफ, ठीक है, जो परत होती है वो घनाकार उपकला का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। पीएच मान जो है उसको देख लेते हैं। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 14। इसे प्रबल क्षार भी कहते हैं, ठीक है। पानी का पीएच मान 7, ब्लड का पीएच मान 7.4 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl 1.2, ठीक है।